प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब आ रहा है आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, वेगनर महोदय कौन थे, इनके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेता, वनस्पति शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। विवेचना 15 में और 20 में प्रस्तुत हुई। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, अतः लोगों का ध्यान इनके सिद्धांत की ओर नहीं गया, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुनः इन्होंने अपने सिद्धांत को लोगों के सामने रखा और इसे काफी सम्मान मिला। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने पहली बार टेलर महोदय के बाद अपनी प्रतिस्थापन परिकल्पना, डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। यह देखिए कि टेलर महोदय का जो उद्देश्य था वो केवल टर्जरी युग के पर्वतों के बारे में बताना था, लेकिन यहाँ इनका मूल उद्देश्य वर्तमान में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को बताना था। अतः इन्होंने डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का यूज किया है। वेगनर के सामने दो मूलभूत समस्या थी, जलवायु संबंधी परिवर्तन। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा सिद्धांत है वो इन्हीं दो परिकल्पनाओं, इन्हीं दो हाइपोथेसिस के आधार पर बना है। वेगनर ने, चूंकि वो जलवायुवेता थे, उन्होंने ये देखा था कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन, ये परिवर्तन में 1-2 साल या 10 साल 100 साल की नहीं कह रहा हूं, यह हजारों साल की बात है, जिसका उन्होंने एनालिसिस किया कि एक स्थान जहां पर रेगिस्तान के प्रमाण मिल रहे हैं, उसी स्थान के अंदर कालांतर में ऐसी वनस्पति, सदाबहार वनस्पति के या जलीय भूभाग होने के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ऐसा कब संभव हो सकता है कि एक ही स्थान पर रेगिस्तान, आज रेगिस्तान है लेकिन इस स्थान पर कभी जलीय भूभाग रहा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो परिकल्पनाएं पूरे संसार के सामने रखी थी। तो वेगनर महोदय ने पहली परिकल्पना क्या रखी कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे, क्या कहा उन्होंने कि स्थल भाग अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, तो फिर क्या हो सकता है कि जलवायु कटिबंध उनका स्थानांतरण हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज राजस्थान जिस स्थिति पर है, कालांतर में भी राजस्थान का भूभाग वही था, किंतु उस भूभाग के ऊपर उपोष्ण जलवायु रही होगी, कभी आर्द्र जलवायु रही होगी, कभी उष्ण जलवायु रही होगी, ऐसा उन्होंने माना। परंतु जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण के कभी भी कोई प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि यदि जलवायु कटिबंध अपनी जगह पर रहे हों, मे भी 0 डिग्री अपनी जगह पर है ही, 23.5 अपनी जगह पर है, 45 अपनी जगह पर है, 66 अपनी जगह पर है, सूर्य अपने वहीं से निकल रहा है, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो फिर जलवायु कटिबंधों में क्यों परिवर्तन होगा? यदि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात, जिस बात पर वेगनर ने काम किया वो था कि यदि जलवायु कटिबंध अपनी जगह से नहीं हिले तो फिर महाद्वीप या स्थल भाग उनके अंदर प्रवाह हुआ होगा। और इसी बात को उन्होंने माना और इसी बात पर अपने विचार को रखा। तो वेगनर महोदय ने क्या किया, उन्होंने पुराने जलवायु, वनस्पति, भूगर्भ और भूशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि जो कार्बोनिफेरस युग है, लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व सभी स्थल भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने इन स्थलीय भागों को, जर्मनी भाषा में स्थल को पेंजिया कहा जाता है, उन्होंने इसका नामकरण किया पेंजिया। इस पेंजिया के मध्य में छोटे छोटे आंतरिक सागर था और पेंजिया को चारों ओर से जलीय भाग ने घेर रखा था, जिस जलीय भाग को पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा मतलब जल, ओके, जर्मनी भाषा में। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंशिया, जिसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का ऊपर वाला भाग था, और नीचे वाले भाग को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, जिसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। स्थलीय भाग पेंजिया, जलीय भाग पैंथालासा। पेंजिया अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज लॉरेंशिया, उसके अंदर शामिल है उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। दूसरा भाग गोंडवानालैंड, जिसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पेंजिया में 3 परतें थी। ऊपरी परत सियाल से बनी हुई है, मध्यवर्ती भाग सीमा का बना हुआ है तथा केंद्रीय भाग नीफे का माना है। सियाल, गौर करना, अंडरलाइन करना है इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रारंभ में सिद्धांत के यह लाइन हमारी वेगनर महोदय की बात को सत्य सिद्ध करती है, किंतु जैसे ही सिद्धांत के अंत में जाएंगे यही लाइन उनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो आप नोट कीजिए, उन्होंने क्या कहा, सियाल जो कि महाद्वीपीय भाग है, बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है। हल्का पदार्थ भारी पदार्थ के ऊपर तैरेगा। हल्का पदार्थ तैरता है ना हमेशा, तो सियाल जिसका घनत्व 2.5 2.7 है, सीमा जिसका घनत्व 3.5 के आसपास है, तो सियाल सीमा पर तैर रहा है, ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रारंभ में कहा, और वो भी बिना रुकावट के। गौर करना आप, उन्होंने क्या शब्द यूज किया है, बिना रुकावट के सियाल सीमा पर तैर रहा है। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव जो था वो अफ्रीका में नेटोल के पास, वर्तमान में जिसको डरबन के नाम से जानते हैं हम, था। वेगनर के सिद्धांत का इस प्रकार क्रियान्वयन कहां से प्रारंभ होता है, 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस पीरियड से। आगे चल के उन्होंने कहा कि आगे चलकर इस पेंजिया का विभाजन हो गया और स्थलीय भाग एक दूसरे से अलग होने लगे, और कालांतर में आज जो होलोसिन पीरियड है, ये वाली स्थिति लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हमें मिल गई थी, और वर्तमान महाद्वीप और महासागर है वो होलोसिन में वर्तमान स्थिति में आ गए। उन्होंने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए, आप इनको 1 बाय 1 नोट कीजिए कि किस प्रकार उन्होंने पेंजिया और पैंथालासा को की जलवायु, वनस्पति और भूगर्भिक जो बनावट है उसके आधार पर अपने प्रमाणों को दिया। ये प्रमाण कई तरीके के हैं, इनमें जियोलॉजिकल प्रमाण हैं, उनकी आकृति, भू आकृति के प्रमाण हैं, वनस्पतिक प्रमाण हैं, जीवों के माइग्रेशंस को लेकर प्रमाण हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा। पहला उन्होंने कहा, वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। कैसे? यदि उन्होंने कहा यदि दोनों के टुकड़े काट लिए जाएं, और आप करके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप अफ्रीका का मानचित्र लीजिएगा, उसको उसकी बाउंड्री को काट लें, आप दक्षिण अमेरिका के बाउंड्रीज को काट लें, और दक्षिण अमेरिका में जो कॉर्नर है, त्रिकोणा निकला हुआ है जहां पर टूवर्ड्स द अफ्रीका, उसको गिनी की खाड़ी वाले क्षेत्र में मर्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा दोनों महाद्वीप एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। डेट बचपन में नहीं खेला था आपने, शक्तिमान के टुकड़े टुकड़े हम करते थे और शक्तिमान को जोड़कर शक्तिमान बना देते थे या बैटमैन बना देते थे। ये इसको हम कहते हैं जिग शा फिट। क्या कहते हैं? जिग शा फिट। तो इस प्रकार दोनों तटों को मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को का जो बीच का भाग है वो भारत से मिलाया जा सकता है। और इस तरीके से इन्होंने जिग्शा फिट का उदाहरण दिया पहला। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर यदि देखा जाए तो आंध्र महासागर के जो दोनों तट हैं, जिसमें एक तरफ कैलिडोनियन पर्वत है, दूसरी तरफ हर्सिनियन पर्वत है, दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों की आयु, दोनों का मटेरियल, दोनों की बनावट एक जैसी है। इसी प्रकार उन्होंने पुनः इसी बात को आगे रखते हुए कहा कि यदि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तटों का हम अध्ययन करें तो तटों की संरचना जो है वो एक समान है। तटों की जो संरचना है वो कैसी है? एक समान है। लगभग 400 से 800 किलोमीटर का थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन पर्याप्त समानता पाई जाती है। इसी प्रकार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में
जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, वो भी एक समान हैं। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया कि अभी भी जो ग्रीनलैंड है हमारा, वो 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। और ये वास्तविक प्रमाण भी है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि ये खिसक रहा है। लेकिन 1930 के बाद इस प्रकार के खिसकाव के हमारे पास कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन पहले तो खिसक रहा था, ये बात भी गलत नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो नॉर्वे के पास स्कैंडिनेविया है, यहाँ पर उत्तरी भाग में रहने वाला एक जीव है, छोटा जीव है, लेमिंग नाम है इसका। जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ये पश्चिम की तरफ भागते हैं, अर्थात अमेरिका की तरफ भागते हैं, पर आगे स्थल भाग नहीं मिलने के कारण ये जल में गिर जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा ही है मित्रों कि आप सुबह मोटरसाइकिल लेके किसी सड़क से गए, आपके घर के बाहर से, शाम को आप उसी धुन में आ रहे हैं क्योंकि सुबह तो सड़क सही थी। आपको थोड़ी मालूम है कि शाम को यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, आपकी मोटरसाइकिल गिर जाती है। इसी प्रकार लेमिंग बेचारे छोटे जीव को, जंतु को ये मालूम थोड़ी है कि क्या हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन हो चुका है। वो तो बेचारे अपनी संख्या ज्यादा होते ही बचने के लिए या मौसमी परिवर्तन के समय वहां भागते हैं और पश्चिम की ओर जाकर जल में गिर जाते हैं। ऐसा लंबे समय से हो रहा है। इसी प्रकार वनस्पति का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। एक वनस्पति है जिसका नाम है ग्लासोप्ट्रिक्स। यह वनस्पति भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फॉकलैंड है हमारा दक्षिण अमेरिका के पास, तथा अंटार्कटिका में पाई जाती है, जो प्रमाणित करती है कि ये भाग कभी एक दूसरे से मिले हुए थे। कारण कि ये जो वनस्पति है ये शीतकालीन परिस्थितियों में उगती है। अब यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो भारत कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, दक्षिण अमेरिका मकर रेखा के ऊपर स्थित है, फॉकलैंड 40 डिग्री के बाद स्थित है, ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा से नीचे की तरफ चला गया, अंटार्कटिका बिल्कुल नीचे चला गया। पांचों की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग है, तापमान अलग है, जलवायु का दशाएं अलग हैं। फिर एक समान वनस्पति पाया जाना, इसका मतलब या तो कोई किसी ने ला के डाली होगी, क्यों? लेकिन उस समय तक इंसान थे ही नहीं जब ये घटना हुई, तो फिर कौन ला के डालेगा? इसका मतलब कभी ये भाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए निश्चित रूप से रहे होंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के जो प्रभाव हैं वो ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो पाता है जबकि ये स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े रहे हों। और सिद्धांत के प्रारंभ में मैंने बताया था दक्षिणी ध्रुव अभी हमारे वर्तमान के डरबन के पास हो, तब जाकर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये कुछ उन्होंने प्रमाण दिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमाण हैं जिनके बारे में आप और अधिक विस्तार से पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन हो कैसे रहा है? कोई बल तो चाहिए, बिना बल के कैसे जाएगा? तो उन्होंने पेंजिया का विभाजन हुआ तो 2 दिशा में प्रभाव बताया, एक उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह 2 प्रकार के बलों से संभव हुए। भूमध्य रेखा की ओर का जो प्रवाह था वो गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स तथा फोर्स ऑफ बायोंसी अर्थात प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। प्लवनशीलता का मतलब जहाज पानी में जिस बल की वजह से तैरता है और उसका प्रवाह होता है, उस बल की वजह से। महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। ये मैंने प्रारंभ में बोला था। दूसरा, जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ, पश्चिम दिशा का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो प्रवाहित हो रहे हैं उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो पश्चिम की तरफ जो प्रवाह होता है यह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना गया। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है हमारी पृथ्वी, हम सभी जानते हैं, और ज्वारीय रगड़ से पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम होता है। इस कारण महाद्वीपीय भाग थोड़े पीछे छूट गए और स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार पश्चिम की ओर का हमारा प्रवाह हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के बल हो गए, वन इज गुरुत्व बल एंड प्लवनशीलता बल, जिसके कारण भूमध्य रेखा की ओर के महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण है वो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ज्वारीय रगड़ से ब्रेक लगने के कारण हुआ। डेट्स वाई उन्होंने अपने सिद्धांत में आगे जाके कहा कि यहाँ पर भी ज्वारीय बल की अधिकता अलग अलग थी, परिणाम स्वरूप अंध महासागर का आकार कैसे हो गया,
एस आकार का हो गया। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक टाइटल दिया, महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। तो महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह की एक कहानी जल्दी से हम कर लेते हैं पूरी। वो है कि पेंजिया का विभाजन है कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। क्लियर। गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण लॉरेंशिया और दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड है उनके बीच में एक छोटा सागर था जो बाद में खुलकर बड़ा सागर बन गया, जिसका नाम टेथिस सागर है। इसको उन्होंने ओपनिंग ऑफ द टेथिस का खुलना कहा है। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया है। देखिए जुरासिक युग मतलब 20 करोड़ वर्ष लगभग पूर्व। ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। क्लियर। कौन कौन से? ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और गोंडवाना लैंड क्या हो गए हैं? प्रवाहित हो गए हैं अलग। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। क्लियर हो गई बात। दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे, अतः आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की आकृति को देखेंगे और उनके बीच में आंध्र महासागर को देखेंगे तो लगेगा कि अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा हो गया है। दोनों अमेरिका का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। इसी क्रम में आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पेंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग 1/3 ऑफ द अर्थ प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसिन युग तक पूर्ण हो गया था। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस मेरी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देखेंगे। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार अंतिम कार्बोनिफेरस युग से लेकर इओसिन और प्लीस्टोसिन एंड प्लायोसिन पीरियड में आते आते वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। दोनों ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी तथा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। वहीं पर टर्शियरी युग में यह अल्पाइन पर्वत क्षेत्रों से गुजर रही है। भूमध्य रेखा जो आज अफ्रीका के अंदर से जा रही है, वो कहां से जा रही थी? सिल्यूरियन युग में। देखिए, भूगर्भिक समय सारणी आपको पढ़नी पड़ेगी। कार्बोनिफेरस पीरियड में, टर्शियरी युग में, सिल्यूरियन युग में, तीनों के अंदर जो ध्रुव की पोजीशन है उसमें चेंजेज हो रहे हैं। ओके, अब बात आती है पर्वतों का निर्माण। देखिए, जब व्यक्ति सफल होता है और अच्छा सा काम करने लगता है तो कभी कभी उसे घमंड आने लगता है। वेगनर महोदय भी बहुत अच्छा लिख रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। यहाँ वो थोड़े से प्रॉब्लम में आते हुए दिखेंगे। अब कैसे? कि उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे सिद्धांत आगे बढ़ने लगा, सिद्धांत की मान्यता बढ़ने लगी, तो वो लालची हो गए और उन्होंने क्या किया? पर्वतों के निर्माण की भी व्याख्या कर डाली इसी सिद्धांत में। कैसे? उन्होंने लिखा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए। अर्थात पहले उन्होंने प्रारंभ में क्या था? सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। लेकिन जैसे ही पर्वत की बात आई, उन्होंने क्या लिखा? सियाल में सीमा में रुकावट के कारण सियाल जो तैर रहा था बेचारा पश्चिम की तरफ, उसका भाग खड़ा हो गया, वलित पर्वत बन गया, जो कि एंडीज और रॉकीज पर्वतों के रूप में डेवलप हो गए। क्लियर। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होते समय, जो कि टेथिस सागर से होकर गुजरती थी, एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस है वो भूसन्नति के रूप में बदलकर वलित पर्वतों के रूप में बदल गया, जिसको हम टेथिस भूसन्नति के नाम से जानते हैं। यहां पर वेगनर ने परस्पर दो विरोधी बातें कही, जो कि मैंने सिद्धांत के प्रारंभ में भी कही थी आपको। प्रारंभ में तो उन्होंने लिखा सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, किंतु सीमा द्वारा सियाल के प्रभाव में रुकावट हुई, परिणाम स्वरूप एंडीज और रॉकीज बने। यह कैसे संभव हो सकता है जब बिना रुकावट के तैर रहा है? तो ऐसी रुकावट कौन सी आई? क्या ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से अचानक सीमा ने सियाल को अपने ऊपर तैरने से मना कर दिया? मजा आ रहा है? बिल्कुल आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, भौतिक भूगोल है, वो विज्ञान है। यदि आप इसको बारीकी से समझने लगेंगे तो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगी। अभी मैं आपको जैसा बता रहा हूँ,
बिल्कुल एक कहानी की तरह। मुझे हमारी जब क्लास होगी, कभी ऑफलाइन आप आएंगे तो आपको लगेगा इतना आनंद सा आएगा, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास भी आपको बोरियत महसूस नहीं करेगी। कारण इस स्टोरी आपके अंदर से निकलने लगेगी। सियाल सीमा पर तैर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग हो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, ऐसे आपको याद हो जाएगा। और देखिए विषय की खूबसूरती यही है कि आपको वो इस तरीके से याद हो जाए, डायलॉग्स की तरह याद हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भूगोल, आप देखेंगे। इसी प्रकार उन्होंने समुद्री द्वीपीय चाप की उत्पत्ति के बारे में, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बारे में भी अपने सिद्धांत में बात की। ओके, अब हम जल्दी से सिद्धांत का मूल्यांकन कर लेते हैं। सिद्धांत का मूल्यांकन है, उसकी आलोचना कर लेते हैं। और आलोचना करना इंसान का परम नहीं, जी नहीं, आप आलोचना ना कीजिए, बल्कि उस आलोचना से समझिए कि आपको कैसे सुधार करना है। यहां सिद्धांत की आलोचना इसलिए हो रही है कि इसके बाद एक और अच्छा सिद्धांत आएगा। लेकिन जिस कालखंड में वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उस समय यह बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत था। देखिए जैसे जैसे नवीन तकनीकों का विकास होगा, अगला सिद्धांत फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक खोज कभी रुकती नहीं है। इसलिए प्रिय छात्रों, आलोचना को आप चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और कुछ नया करने की सोचिए। अभी वर्तमान कोरोना परिस्थितियों में हम सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं, परिस्थितियों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यही परिस्थितियां आने वाले समय का द्योतक है कि नवीन तकनीकों का हम प्रयोग कर कठिन परिस्थितियों में भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स इस सिद्धांत का भी हम कंक्लूजन लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आलोचना करते हैं, सकारात्मक आलोचना करते हैं। ओके, तो चलिए, वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य जो था सिद्धांत का, वो क्या था? जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान। लेकिन जैसे जैसे सिद्धांत आगे बढ़ता गया, समस्याएं आने लगी। फल यह हुआ कि वेगनर लोभ में पड़ गए और उन्होंने कई परस्पर विरोधाभासी बातें अपने सिद्धांत में कह दी। नंबर 1, उन्होंने लिखा, वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वर्तमान ज्वारीय बल से कितना गुना? 90 गुणा 10 की घात 9, 90 अरब हो गया लगता है, 90 खरब, बिल्कुल 90 अरब गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं, नीचे आ जाता है ना, तो गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे की ओर खींचना चाहिए था, ऐसा विज्ञान कहता है। इसी प्रकार वेगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें एक साथ कह दी। प्रारंभ में सियाल सीमा पर तैर रहा है और बाद में सीमा पर रुकावट के कारण पर्वतों का निर्माण हो गया। यदि इसे मान भी लें तो सियाल से सीमा कठोर है, तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है? घनत्व अधिक है, वो हल्का है, लेकिन तैर कैसे सकता है? इसी प्रकार आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते हैं। लगभग 400 से 800 किलोमीटर का अंतर है। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट भी हर जगह मेल नहीं खाती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस से पहले पेंजिया किस बल के कारण एक साथ था, इसके बारे में भी उन्होंने नहीं लिखा। पर यह एक सुंदर यूजर फ्रेंडली, सुनने में कहानी जैसा लगता है और प्रमाण भी है, तो लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय रहा। थैंक यू वेगनर, थैंक यू ऑल टू लिसन मी।